Hello students, good morning to all of you. Students, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो बुक है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने विस्तार से पूरा पढ़ा है। आशा करता हूँ आपने उसके संपूर्ण नोट्स वगैरह अपनी कॉपियों में लिख लिए होंगे। आज यूनिट फर्स्ट का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नाबार्ड की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। आपने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो 35 में हुई, अप्रैल 35 में। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और प्रारंभ में पत्र मुद्रा के निर्गमन के अलावा जो संस्थागत विकास के कार्य होते थे, ग्रामीण विकास के, कृषि विकास के, इन सब का भार भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे था। तो मार्च 1979 में रिजर्व बैंक ने वी शिवरमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और ये जो शिवरमन है, ये कौन थे? कि हमारे योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो मार्च 1979 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समिति का गठन किया। फिर मार्च के बाद उसी साल 26 नवंबर को उनकी जो कमेटी थी उसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को ग्रामीण साख एवं वित्तीय व्यवस्था के लिए असफल मानते हुए और कहा कि साहब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करनी चाहिए। ये सुझाव दिया कि थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे बोझ कम हो और जो रूरल डेवलपमेंट से और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें एक अलग से एक बैंक होना चाहिए जिसको आप ये काम सौंपें। ओके, तो इस हिसाब से समिति की जो अनुशंसा है उस पर संसद ने 1981 में 1981 में 81 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के गठन का अनुमोदन किया। ठीक है, और 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करके नाबार्ड की स्थापना की। उस समय जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने 5 नवंबर 1982 को इस बैंक को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रारंभ में भारत सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने 50-50 करोड़ रुपए मिलाए और उनके सहयोग से 100 करोड़ रुपए की जो पूंजी हुई वो इसकी प्रारंभिक पूंजी निर्धारित की गई। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई बच्चों, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कृषि और ग्रामीण वित्त विकास से संबंधित जो विकास की योजनाएं हैं या जो काम किए जाने हैं उनके लिए एक अलग ब्रांच की स्थापना कर दी। अभी भी नाबार्ड जो है वो कार्यरत है। और यदि मैं इसकी चुकता पूंजी के बारे में बात करूं तो 31 मार्च 2019 को इस बैंक की जो चुकता पूंजी है, पैड अप कैपिटल है, वो 12,000
580 करोड़ रुपए थी। ठीक है। और भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। ये बात आपको नाबार्ड के बारे में ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें लिखनी हैं। आगे जब हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो नाबार्ड की जो प्रबंध व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाती है, उसके संचालक सदस्य कौन होते हैं, प्रबंध निदेशक कौन होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स नाबार्ड में, वो ये अवश्य आता है कि नाबार्ड के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, नाबार्ड काम क्या करता है, नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था क्या है, और नाबार्ड के जो वित्तीय स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे नाबार्ड की जो वित्त प्राप्ति के साधन हैं उनमें अंश पूंजी हैं, प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष हैं, कोई विशेष ऋण कोष हैं, उनके जमाएं हैं, बॉन्ड एवं डिबेंचर हैं, और कोई उधार हैं। इस तरीके से हमें इसके वित्तीय स्रोतों के बारे में भी जानकारी होगी। तो स्टूडेंट्स ये नाबार्ड का टॉपिक हमने शुरू किया है। आपको मैं अगले वीडियो में नाबार्ड के जो कार्य हैं वो स्पष्ट करूंगा, आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।